Hello, welcome to Sumo Biology. So today we are going to start new chapter, chapter 3 Plant Kingdom. आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे प्लांट किंगडम। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, इसको आज हम लोग चालू करते हैं। चलिए, प्लांट किंगडम में जो टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल्स। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एंड प्लांट लाइफ साइकिल्स। तो प्लांट किंगडम इंट्रोडक्शन सेक्शन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चालू करते हैं प्लांट किंगडम। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker. तो लास्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था आर एच विटेकर साहब ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम रखे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये लिखा ही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। इन्होंने ये 5 किंगडम दिए। तो इससे पहले 4 किंगडम एग्जिस्टेंस में था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने, और उसमें आपके थे 4 किंगडम में थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी। फंजाई 4 किंगडम में प्लांटी में ही था। तो विटेकर साहब ने फंजाई को, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को, एक क्लोरोफिलस स्पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने फंजाई के रूप में इस्टेब्लिश किया, क्योंकि इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए एक दिया था। तो 5 इनके क्राइटेरिया थे जिस बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। वो है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनी। ये 5 पे। तो न्यूट्रिशन को जब इन्होंने ध्यान में दिया तो इन्होंने देखा कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिकली फंजाई है, क्लोरोफिलस, ये अभी तक प्लांटी में थे, तो इन्होंने फंजाई को एज अ अलग एक किंगडम इस्टेब्लिश किया। तो 5 किंगडम अस्तित्व में आ गए 1969 से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। तो ये बात याद रखिएगा। अप टू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, फंजाई वॉज प्लेस्ड अंडर द किंगडम Plantae. Fungi was the part of kingdom Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification with the kingdom of Plantae. इस चैप्टर में हम लोग प्लांटी को, किंगडम प्लांटी के और भी ज़्यादा डिटेल में क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नोन एज प्लांट किंगडम। प्लांटी को हम लोग प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चले। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग प्लांट किंगडम को लेके चेंज होती रही है समय के साथ। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। तो यहाँ पे ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट बियर सेल वॉल दैट ऑल प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी। उन्होंने क्योंकि सेल वॉल की प्रेजेंस, केवल एक कैरेक्टर देखा था, सेल वॉल है कि नहीं। जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल थी उन्होंने उनको किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया था। तो फंजाई भी किंगडम प्लांटी में थे, बैक्टीरिया भी किंगडम प्लांटी में थे। मोनेरा के मेंबर कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, ये भी सब आपके प्लांटी में थे जिन जिन में सेल वॉल थी। ठीक है। तो केवल एक इन्होंने क्राइटेरिया फॉलो किया था कैरोलस लीनियस ने, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जिनमें भी सेल वॉल थी उन्होंने उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया था। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया अर्लियर नोन बाय द टर्म ब्लू ग्रीन एल्गा। साइनोबैक्टीरिया को पहले हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते थे, और किंगडम प्लांटी में था, किंगडम प्लांटी में, एल्गी में और किंगडम प्लांटी में। ठीक है जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद 1950s में ये देखा गया कि साइनोबैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब तभी हम लोग ये जाने कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज विच डू नॉट पोजेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट, सेलुलर organelles that are cell membrane bound cellular organelles are not present in case of prokaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद, और ये देखा कि ये ब्लू ग्रीन एल्गा बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से हमने टर्म कर दिया, और किंगडम मोनेरा तब फॉर्म हुआ था, जो कोपलैंड साहब ने इस्टेब्लिश किया 1956 में। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब टू 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन कौन से 3 किंगडम थे? तब तक थे हमारे एनिमिलिया, प्लांटी, एनिमिलिया, प्लांटी, और तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था हेकल ने, कौन सा जी? प्रोटिस्टा। तो फिर से समझ लीजिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है जी। उसके बाद 3 किंगडम दिया हेकल ने,
तो प्लांटी और एनीमिलिया तो रहे प्लांटी एनीमिलिया के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा में कौन थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। अब 3 किंगडम हो गए। 4 kingdom classification after the advent of electron microscope, it has been noted that cells basically has 2 type of configuration, 2 तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम लोग पहचान पाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। कोपलैंड ने 1956 में 1956 में मोनेरा किंगडम इस्टेब्लिश किया, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का रिप्रेजेंटेशन था, मतलब बैक्टीरिया थे। तो अब 4 किंगडम हो गए, प्लांटी, एनीमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में आर एच विटेकर ने, जो भी 5 क्राइटेरिया मैंने डिस्कस किए, तो मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जाए आपसे कि ये जो 5 क्राइटेरिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही इन्होंने फंजाई को प्लांटी से अलग करके इस्टेब्लिश किया है। ओके, चलिए आगे। तो ये बात हुई कि साइनोबैक्टीरिया पहले ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जाना जाता था, एल्गी में प्लेस था। एल्गी प्लांटी का पार्ट है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर किंगडम प्लांटी। इस चैप्टर में हम लोग एल्गा को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, ऑल अंडर प्लांटी, प्लांटी के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेट अस आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के अंदर भी क्लासिफिकेशन, उसको भी थोड़ा सा समझें। सम ऑफ द कंसर्न, अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब हम इसकी बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म, विद इन एंजियोस्पर्म क्या क्लासिफिकेशन है, तो हमको थोड़ा सा और चीज़ें पता लगेंगी कि क्या ऐसी बातें हैं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को इफेक्ट करती हैं या उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो शुरू में जो इसके क्लासिफिकेशन दिए गए एंजियोस्पर्म के फर्दर क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोगों ने ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही ध्यान में देते हुए हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे, जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिए थे। तो ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या, हैबिट, प्लांट की हैबिट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है, शेप ऑफ लीव्स क्या है। तो ये बता रहा, कलर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, हैबिट, सारे ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन प्रपोज किए गए। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनियस। तो ये हमारा आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। लिनियस ने ये दिया था और उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को वेटेज ज़्यादा दी। वेजिटेटिव कैरेक्टर, लीफ, टाइप ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ, कलर ऑफ लीफ, ये सब बातें ध्यान में रखी। तो बेसिकली वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज़्यादा नोटिस किया गया, या एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को, कि एंड्रोशियम की स्ट्रेंथ को उन्होंने ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था कैरोलस लिनियस ने। सच सिस्टम वर कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे जो सिस्टम, ये जो सिस्टम था कैरोलस लिनियस ने जो दिया था, इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। भाई जब आप वेजिटेटिव कैरेक्टर को ध्यान में देंगे तो दिक्कत क्या हुई, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज थी अलग अलग हो गई इस तरह से क्लासिफिकेशन प्रपोज करने से, कि आप केवल सुपरफिशियल ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख रहे हैं, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दी गई। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड sexual character. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected by the environment. तो इसमें दिक्कत क्या थी कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का, इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी गई, और जबकि आगे चल के ये महसूस किया गया, ये अनुभव किया गया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस से। तो ये भी अपने आप में एक गड़बड़ बात रही, जिससे कि ये सिस्टम मतलब पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं था। एज अगेंस्ट दिस, तो जब फुल प्रूफ नहीं था तो ज़रूरत महसूस हुई एक नया सिस्टम लाने की, तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, ठीक है जी। आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम अस्तित्व में आया, विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, जो प्राकृतिक संबंधों, प्राकृतिक लगाव पे डिपेंड करता था। नेचुरल एफिनिटीज, प्राकृतिक लगाव अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर, जीवों के बीच में नेचुरल एफिनिटीज़ क्या है उस पर डिपेंड करता था। और कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, केवल ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही नहीं ध्यान देता था, बट आल्सो इंटरनल फीचर्स, लेकिन साथ में आंतरिक फीचर्स को भी ध्यान में देता था। केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को नहीं, इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान में देता था, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर,
आंतरिक संरचना कैसी है, महीन संरचना, एनाटमी वही आंतरिक संरचना, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये वाला जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये केवल ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे नहीं था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी था, एनाटमी पे भी था, एम्ब्रायोलॉजी को भी कंसीडर कर रहा था, फाइटोकेमिस्ट्री को भी कंसीडर कर रहा था। फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स केमिकल अकरिंग इनसाइड द सेल, प्लांट सेल, फाइटोकेमिस्ट्री। सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया, तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। बेंथम एंड हुकर याद रखिएगा, हमारा आर्टिफिशियल, कैरोलस लीनियस, नेचुरल, बेंथम एंड हुकर। एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organism are acceptable। तो इसके बाद तीसरा सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले आर्टिफिशियल, जो आपको प्रपोज किया किसने, लीनियस ने, जिसने क्या देखा, केवल ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, सच ए शेप ऑफ लीफ, टाइप ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ, कलर ऑफ लीफ, ये सब चीज़ें देखी, और साथ के साथ एंड्रोशियम की स्ट्रेंथ भी देखी। कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाया क्योंकि ये बेस था ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, इंटरनल कैरेक्टर को फोकस नहीं कर रहा था। तो इसमें कई सारी दिक्कतें हुई कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी फार अपार्ट अलग अलग ग्रुप में प्लेस हो गई। उसके बाद फिर आया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें किसको कंसीडर किया गया, नॉट ओनली द मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बट आल्सो द इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सिस्टम दिया, इनका नाम हमारे बेंथम एंड हुकर का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला आया हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी क्या, फाइलोजेनी इज द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज, दैट इज फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये फाइलोजेनी बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैव विकास के क्रम में कौन किसका निकट का संबंधी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अस्तित्व में आया। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो सेम टेक्सा, टेक्सोनॉमी आप पढ़ चुके हैं। सेम टेक्सा मानिए कि कोई ऑर्गेनिज्म आपने डाइकोटिलिडनस में रखा है, डाइकोटिलिडनी, तो उनके जो एंसेस्टर हैं सेम है। या आपने कोई कन्वोलुलेसी फैमिली में रखा या सोलिनेसी फैमिली में रखे हैं ऑर्गेनिज्म, तो सोलिनेसी फैमिली में आने वाले ऑर्गेनिज्म उनके एंसेस्टर सेम थे। तो सेम टेक्सा में आने वाले ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर सेम थे, बाद में वो बाइफर्केट हो गए, अलग अलग हो गए। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको हेल्प कौन कर रहा, क्लासिफिकेशन में आपको हेल्प कर रहा फॉसिल रिकॉर्ड। इस तरह का जो है फॉसिल रिकॉर्ड आपको मिलना ज़रूरी है। फॉसिल रिकॉर्ड से पता लग रहा है कि ऑर्गेनिज्म की क्या हिस्ट्री थी। और फॉसिल रिकॉर्ड ना हो तो क्या करेंगे, आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, उसके लिए ये वाले सिस्टम फॉलो करेंगे। वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज। मैनी अदर सोर्सेज, कुछ दूसरे स्रोत। तो पहला स्रोत क्या, पहला स्रोत है फॉसिल रिकॉर्ड। अब फॉसिल रिकॉर्ड कहीं पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, सम अदर सोर्सेज को हम लोग देखेंगे, उनको कंसिडर करेंगे। टू हेल्प टू we now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. This become more important when there is no supporting fossil evidence। और इसकी वेटेज तब बढ़ जाती है, इन एविडेंसेस की वेटेज तब बढ़ जाती है जब आपके पास फॉसिल रिकॉर्ड ना हो, फॉसिल एविडेंस ना हो। ओके, तो इसमें तीन है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं, तो इन तीनों को आप ध्यान से पढ़िए। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग का ये फिनेटिक कहलाता है क्लासिफिकेशन। छोड़िए उसको, आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी नाम से याद रख लीजिए। विच इज़ नाउ ईजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, आज की तारीख में इसको करना बहुत आसान हो गया क्योंकि हाई प्रोसेसिंग स्पीड वाले कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, विच इज़ नाउ ईजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो जितनी भी आप कैरेक्टरिस्टिक उसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टाइप ऑफ लीफ कैसा है, टाइप ऑफ फ्रूट कैसा है, फ्रूट कैसा है, स्टेम कैसा, सारी बातें हम सारे कैरेक्टर को ध्यान में देंगे, किसी को भी इग्नोर नहीं मारेंगे। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर को एक नंबर और कोड दे देंगे। एंड द डाटा आर देन प्रोसेस, उसके बाद हम प्रोसेसिंग करेंगे।
ठीक, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो हर कैरेक्टर को आप किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं, सभी कैरेक्टर को आप इक्वल वेटेज देंगे। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। तो डाटाबेस जब आपके पास आ गया, मानिए किसी प्लांट का स्कोर 100 है और किसी प्लांट का स्कोर 102 है और किसी प्लांट का स्कोर 22 है, तो क्या मतलब आप निकाल सकते हैं? आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि जिनकी स्कोरिंग पास पास है वो आपस में एक दूसरे के निकट के संबंधी। क्लियर हुई बात? तो ये कैरेक्टर आप हर कैरेक्टर को नोटिस करेंगे, हर कैरेक्टर को आप एक कोड और इक्वली वेटेज दे देंगे, उसको कोई कोड और नंबर दे देंगे। अब आपने जितने भी कैरेक्टर नोट किए हजारों, सभी का आपने नंबर और कोडिंग देने के बाद आप प्रोसेसिंग करेंगे, एवरेज स्कोर देखेंगे, इस हिसाब से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। ओके, साइटोटेक्सोनॉमी पे आइए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बाद। दिस इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजी सेल लाइक क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम बिहेवियर। तो साइटोटेक्सोनॉमी में हम लोग क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर, ये सबको ध्यान में देंगे। कीमोटेक्सोनॉमी पे आइए, दैट यूजेज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन एंड आल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट दिस डे। कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट का देखेंगे टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन, जिससे हम लोग कन्फ्यूजन को दूर कर सकें, कौन कौन से केमिकल प्लांट में मिल रहे हैं, एंड आल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट दिस डे। और इन दिनों इसका इस्तेमाल टेक्सोनॉमिस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एल्गा पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्गा को कंसीडर करेंगे और आज के लिए इतना ही रखते हैं। या एल्गा का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी ये हम लोग अगली बार कर लेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, 16 मिनट की वीडियो बनी है, तो इसको हम लोग और पढ़ लेते हैं एल्गा को। चलिए एल्गा पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग एल्गी पे आ गए। क्लोरोफिल बेरिंग, क्लोरोफिल बेरिंग होंगे, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। सिंपल थायलाइड, थायलाइड मतलब वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, बॉडी इज अ थाइलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन में। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर फूड एंड लार्जली एक्वेटिक, और इसको हम लोग बोलते हैं फिशेज ऑफ प्लांट किंगडम। वो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मराइन कंडीशन में मिलेंगे। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, दूसरे हैबिटेट्स में भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली लार्जली क्या है, एक्वेटिक है। मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल पे, वुड पे, लेकिन ये मिलेंगे मॉइस्ट कंडीशन में ही। सम ऑफ देम आल्सो अपरिंग इन एसोसिएशन विद फंजाई, फंजाई के साथ सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म दिखाएंगे, उसमें लाइकेन, उसको हम लोग बोलेंगे लाइकेन। और एनिमल्स पे भी मिल सकते हैं, सच एज ऑन स्लॉथ बियर, तो एनिमल्स पे भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। क्या साइज होगा, क्या उसका फॉर्म होगा, हाईली वेरिएबल है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वेक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक ओलोथिक्स एंड स्पाइरोगेरा। तो आपको सिंगल सेल से लेके कॉलोनियम फॉर्म में भी मिल सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। फ्यू ऑफ मेराइन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, और कुछ में आपको मैसिव प्लांट बॉडी, मीटर की साइज़ की आपको प्लांट बॉडी देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल है कैल्प। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बाय वेजिटेटिव मीन, एसेक्सुअल मीन एंड सेक्सुअल मीन। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन, एसेक्सुअल मीन एंड सेक्सुअल मीन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मीन्स टूट गई मैं, टूट के चूर हो गई, उसके बाद कईयों में बन गई, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, खंडों खंडों में विभक्त होना और हर खंड से नया एल्गा बन जाना। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थाइलस। Asexual reproduction by production of different type of spore. Asexual reproduction by means of production of different type of spore. The most common being the zoospore, motile spore, zoospore. They are flagellated, flagella होगा इसमें, and on germination give rise to new plant, germinate होकर नया plant बना देंगे। Sexual reproduction take place through fusion of two gametes. तो actual sexual mode of reproduction started from kingdom प्रोटिस्टा। मोनेरा में आपको एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई नहीं देता, पैरासेक्सुअलिटी दिखाई देती है, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, वो तो आपको मालूम ही है, बाई पेरेंटल होता है, दो गैमीट के फ्यूजन से सिनगैमीट। दिस गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, आइसोगैमीट एंड फ्लैजिलेटेड सच एज हमारा यूलोथिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल हो सकते हैं बट सिमिलर इन साइज। तो आइसोगैमीट तो है बट नॉन मोटाइल है, आइसोगैमीट मोटाइल उलोथ्रिक्स, आइसोगैमीट नॉन मोटाइल स्पाइरोगेरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ उडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। तो एनाइसोगैमस में आप देखेंगे कि अलग अलग साइज के
दो गैमीट फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे सेम साइज था तो यू कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल, बट हेयर यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल क्योंकि दोनों का साइज अलग है। तो इसको एनाइसोगैमस कहलाएंगे। तो आइसोगैमस मोटाइल का एग्जाम्पल आपका, आइसोगैमस मोटाइल का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल आपका स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस का उडोरिना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक। अब तीसरी तरह का एनाइसोगैमस पे आ जाइए। वन लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, स्टैटिक होगा, मतलब नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमिट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट टर्म्ड एज oogamous। तो इस तरह का जिसमें वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक और वन स्मॉल दैट इज मोबाइल मोटाइल, इसको हम बोलेंगे oogamous। तो वॉल्वॉक्स ऑफ फ्यूकस इसके एग्जाम्पल हैं। पूछा जाता है ये सब, ये बातें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एल्गा आर यूजफुल। अब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आ जाए। एल्गा की यूजफुल इन मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। आजकल देखिए जो नाइट 2022 हुआ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे, उसमें दे देगा रीड आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसने 4 स्टेटमेंट दे दिए। अब कह रहा नीचे जो दे दिए ABCD, ए ऑप्शन है आपका 1 and 3 इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन है आपका 2 and 4 इज़ करेक्ट। इस तरह से वो दे सकता जो इस बार का पैटर्न उन्होंने बनाया। तो 4 ऑप्शन में आपको भाई यही स्टेटमेंट दे रहा है। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस। एक स्टेटमेंट ये हो गया। एक स्टेटमेंट आपका आइसोगैमस एनाइसोगैमस हो गया। तो 4 स्टेटमेंट उसने थोड़े से ट्विस्ट करके दे दी और कहा जी कॉम्बिनेशन बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। क्योंकि फोटोसिंथेटिक है और ये कैसी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मीन इन विच ऑक्सीजन गेट इवॉल्व इनटू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही क्योंकि हाइड्रोजन डोनर वाटर है, तो वाटर के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन निकलती है। जबकि बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस है वो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं है। ठीक है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ये पैरामाउंट बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी क्योंकि ये लोग ये फूड चेन के लिए हमारे ओशियन में या रिवर्स में ये लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल की फूड साइकिल का प्रोड्यूसर यही लोग हैं। ये लोग तो कंज्यूमर है ना। तो मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गा यूज्ड एज फूड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गा यूज्ड एज फूड। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloid water holding substance such as algin. We extract algin from brown alga and carrageen from red alga which are used commercially। तो ये हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी क्वेश्चन ये आया था। तो एल्गिन और कैराजीन को याद रखिएगा। हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है। हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस मीन्स द सब्सटेंस विच कैन होल्ड वाटर। तो इस क्वालिटी के कारण इनका हम लोग पैकेजिंग में यूज़ करते हैं इन द ट्रांसशिपमेंट ऑफ सर्टेन मटीरियल। तो जब आप ट्रांसशिप भारत से चाइना भेज रहे हैं सामान और ऐसा सामान है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होना ज़रूरी है, तो जब आप शिपमेंट करते हैं भेजते हैं सामान तो उसमें पैकेजिंग में आप यही हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस लगा देते हैं बिकॉज दिस सब्सटेंस कैन होल्ड वाटर। तो मॉइस्चर बना रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा। तो मैराइन एंड रेड एल्गा दे प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड सच एज एल्गिन, एल्गिन ब्राउन एल्गा। ABCR याद रख लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं आप। AB एल्गिन ब्राउन एल्गा से और कैराजीन रेड एल्गा से, ABCR। ठीक है, ABCR which are used commercially। अगर one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in the preparation of ice cream and jelly। एक ये लाइन है। तो अगर का उत्पादन जो हो रहा हम लोग ले रहे हैं जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से जो कि रेड एल्गा के मेंबर हैं। दे यूज टू ग्रो, माइक्रोब को ग्रो कराने में, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, और आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में यूज़ करना है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन इज यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर। तो एस्ट्रोनॉट भी लेके जाते हैं क्लोरेला को अपने साथ एज अ फूड सप्लीमेंट बिकॉज इट इज़ रिच इन प्रोटीन। The algae are divided into 3 main classes depending upon the pigment present in them and the coloration they show।
तो पिगमेंट उसमें कौन सा और कैसी कलरेशन आ रही है, इस पे इसको 3 मेन क्लासेस में बांटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। गबरू ग्रीन, ब्लू, रेड, गबरू। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इसको हम लोग अगली बार देखते हैं, टेकअप करते हैं। 25 मिनट की वीडियो काफ़ी है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। जो हाईलाइट पॉइंट है मैंने हाईलाइट की है, जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। पोरफायरा लैमिनेरिया से क्वेश्चन आता है, एल्गिन केराजीन से क्वेश्चन आता है, जेलिडियम ग्रासिलेरिया अगर से क्वेश्चन आता है, यहाँ सबसे क्वेश्चन आता है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आइसोगैमीट एंड आइसोगैमीट वाला जो सेक्शन था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हर दूसरे साल वो लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, इसको रट लीजिए। ज़ूस्पोर्स मोस्ट कॉमन है, इसको रट लीजिए। फिलामेंटस फॉर्म क्या है हमारी, उलोथिक्स स्पाइरोगेरा है। कॉलोनी फॉर्म वॉलवॉक्स है, इसको रट लीजिए। तो इतना आप इसको करिए तैयारी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। उससे पहले जो सेक्शन क्लियर किया था, इसमें आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस बार 2022 में आया नहीं, अगले साल आने की पूरी उम्मीद है, इसको रख लीजिए। तो तैयारी करिए, आप अपने नोट्स बनाने चालू कर लीजिए। देखिए पढ़ा तो सभी रहे और हर जगह आपको लेक्चर मिल जाएंगे, खूब भर भर के मिल जाएंगे। मेन चीज़ ये है कौन कितना पढ़ा रहा, कैसा पढ़ा रहा और आपको याद कितना हो रहा, या आपको क्या हाईलाइट कर रहा है। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, आखिरी दिनों में आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं, उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। फरवरी मार्च तक आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाने चाहिए, मार्च एंड तक। इधर लोग होली खेल रहे हो और उधर आपके नोट्स तैयार हो गए, कि आखिरी दिनों में आके आप पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज़ नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको केवल हाईलाइट पॉइंट पढ़ने होंगे। तो हाईलाइट पॉइंट हर चैप्टर के जब आप उसको एकदम बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो अगर आपका 10 पेजेस का पूरा चैप्टर है तो 2.5 पेज पे कंप्लीट हो जाएगा। आप उसके साथ के साथ तैयारी करिए। नहीं तैयारी है तो मेरे को आप फॉलो करते रहिए। मैं अभी लास्ट 2 चैप्टर के हाईलाइट पॉइंट्स आपको मंडे तक डाल दूंगा, तो उसको आप लोग PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर हर वो पॉइंट कवर होगा जो पॉइंट से क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसकी आप तैयारी करिए, ऐसे तैयारी करिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। अगर पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।